नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के लिए जो मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे उसके यहां पर तीसरे सेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो सेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि जीके, जीएस और करंट अफेयर से आपके ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 प्रश्न आपके साइंस से होते हैं, बाकी 10 प्रश्न करंट अफेयर से और 10 प्रश्न स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेट है, इसमें हम लोगों ने साइंस और जीके के जो भी प्रश्न हैं उसको पीवाईक्यू से लिया हुआ है। बाकी जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो हमने 2020 के इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो पूरा सेट आराम से करिए, और अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने यहां पर कितना स्कोर किया है। बाकी अगर आप लोग ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी बिल्कुल फ्री क्लास होती है। डेली ये क्लास होती है दिन में 12 बजे और रात में 10 बजे। तो 12 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, और रात में जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो साइंस के प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं डिस्कस। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 15 दिसंबर से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का आप लोग ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर आपको भारत के सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और इनसे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप लोग इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और 10% के अलावा यहाँ पर अगर आपको 15 से 20% का डिस्काउंट और चाहिए तो आप लोग इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टेस्ट की करते हैं हम शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि गलत कथन की पहचान करिए। तो आपसे कहा गया है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। देखिए ओम भाई साहब ने जो अपना नियम दिया था ये होता है B=IR, ठीक है, ये ओम का नियम है। अब आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं चारों ऑप्शन को। B यहाँ पर प्रोपोर्शनल है I के, तो D बिल्कुल करेक्ट है। B=IR होता ही है, तो ये भी करेक्ट है। B को अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे I से तो ये बराबर हो जाएगा R के, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जो C वाला दिया गया है कि I को डिवाइड करेंगे R से तो ये स्थिरांक होता है, ये हमारा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन आपका C हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि ये होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी आपके सामने तीनों चीजें दिए गए हैं उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं तो जो आपका आकर्षण बल है वो सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होता है आपके गैस में, ठीक है। गैस में आकर्षण कम बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें जो भी आपके अणु वगैरह होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। उसी प्रकार से लिक्विड की बात करें तो उसमें थोड़ा सा गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। जो हमारा सॉलिड होता है इसमें सबसे ज़्यादा करीब होते हैं कण। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चूज करेंगे तो नाइट्रोजन आपका होगा सबसे कम, उससे ज़्यादा आपका होगा जल में, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा मोम में। तो आकर्षण बल सबसे कम होगा नाइट्रोजन गैस में और सबसे ज्यादा होगा मोम सॉलिड में। तो ऑप्शन यहां पर सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार हमारे देश के कौन से राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट आपकी पिछले साल आई थी, 2019 के आधार पर थी। तो सबसे ज्यादा जो आपके घरेलू यानी कि देसी पर्यटक आए थे वो आए थे उत्तर प्रदेश राज्य में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी यानी कि फॉरेन टूरिस्ट कहां पर आए थे तो वो आए थे तमिलनाडु में। तो घरेलू हमसे पूछा जा रहा है तो इसीलिए ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आया था, इसको इंडोनेशिया ने लाया था और ये प्रस्ताव हमारे महिलाओं के ऊपर था, तो इसको भारत ने समर्थन किया था। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में अब आपके 2 रामसर स्थल हो चुके हैं। पहले का नाम है नंदूर मदमेश्वर। क्या नाम है? पहले का नाम है नंदूर मदमेश्वर और दूसरा जो बना है इसका नाम है लोनार झील। लोनार झील आपको पता होगा कि जिसके पानी का रंग गुलाबी हो जाता है, ये भी आपके पिछले साल रामसर साइट में शामिल हो चुका है। ऑप्शन यहां पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अभी हमारे देश में एक नया रामसर साइट ऐड हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य से, तो चलिए उसका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस समय तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे देश में रामसर साइट की संख्या है टोटल 47। तो ऑप्शन यहां पर आपका लोनार होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा डैश डैश के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो जब हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आरबीआई के द्वारा जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो आरबीआई है वो आपके सरकारी प्रतिभूतियों को यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है या फिर इनको यहां पर बेचती है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के द्वारा जो शुरू किए गए थे चांदी के सिक्के, इनको डैश डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो ध्यान रखिएगा, जो शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे इनका नाम था रुपया, और जो हमारा मॉडर्न रुपया है वह आपका यहीं से लिया गया है। तो शेर शाह सूरी ने इसको शुरू कर दिया था अपने शासनकाल के दौरान और ये आपका नाम अभी तक चला आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक टेस्ट मैचों में जो कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के नाम पर है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कप्तानी की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है एमएस धोनी के नाम पर। किसके नाम पर है? एमएस धोनी के नाम पर है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो ये जो हेल्पलाइन है इसका नाम है किरण। क्या नाम है? इसका नाम है किरण। तो ध्यान रखेंगे, उस समय जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, नाम जिनका है थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। हालांकि अब ये आपके मंत्री नहीं हैं, इस समय ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा, किरण इस हेल्पलाइन का नाम है। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं के द्वारा स्थानांतरित की जाती है, तो इन अणुओं को आप लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे इस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और मुख्य रूप से जो भी आपके इस प्रकार की चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं लॉन्ग चेन में वो न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ही होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रेषण करते हैं यानी कि बतियाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? डायरेक्टली वे लोग बात क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न होता है कि जो हमारा साउंड वेव होता है उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसके लिए इसको ज़रूरत होती है मीडियम की। जैसे ही आप लोग हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा वैक्यूम, यानी कि मीडियम के नाम पर आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर आप वहाँ पर बोलेंगे भी तो आपकी जो आवाज़ है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इसीलिए जब वहाँ पर दो लोग बतियाते हैं तो ये रेडियो लिंक का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो यात्रा नहीं कर पाती हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे वृक्क के चारों ओर
और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है एडिपोज, यानी कि इसे वसामय कहा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि जो एडिपोज नाम के हमारे टिश्यूज होते हैं ये आपको मसल के बीच में मिलेंगे, बोन मैरो में भी मिलेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू में भी आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग आपके बॉडी में हर जगह पर ये पाए जाते हैं। नाम होता है एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की बन गई थी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस नंबर की? 5वें नंबर की। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट है इसमें हम लोग थे 5वें स्थान पे, हमने पीछे कर दिया था यूके और फ्रांस को। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2020 में कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 100% जैविक घोषित किया गया, निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग 100% जैविक की बात करते हैं तो ये बन गया था लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। देखिए, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो वो आपका होगा सिक्किम, जो कि दुनिया का पहला जैविक राज्य है। और लक्षद्वीप की बात करें तो ये हमारे यहाँ का पहला यूटी है जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये सारे हमारे होते हैं अर्थ मेटल, यानी कि इन्हें हम लोग मृदा धातुएं भी कहते हैं। आपको पहले ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ये सारी काफ़ी ज़्यादा ये मुलायम होती हैं, तो इसीलिए आप इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और आपको पता होगा कि सोडियम पोटेशियम ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है, बताइए। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं एक मेटल के ऐसे ऑक्साइड की जो किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये व्यवहार करेगा बिल्कुल बेस की तरह से, और अगर ये किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये व्यवहार करेगा बिल्कुल एसिड की तरह से। तो ऐसे जो भी हमारे ऑक्साइड होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा करेक्ट। तो ये बिल्कुल आपका एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि जो जिंक का ऑक्साइड होता है, टिन का होता है, लेड का है, एल्यूमिनियम का है, बेरिलियम का है, ये सारे ऑक्साइड हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली पत्ता गोभी से उत्पन्न नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी मूली होती है ये हमारे पत्ता मतलब गोभी प्रजाति में नहीं आती है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए होगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी गोभी होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर वाइल्ड कैबेज हो गया, फिर आपका ब्रसल्स स्प्राउट हो गया, कैलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होती है, ब्रोकली आपका होता है, हेड कैबेज हो गया, काले हो गया, फिर आपकी है कोहराबी। तो ये सारे हमारे गोभी के प्रकार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मूली यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के कारण के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। तो यहाँ पर जो आपका संकुचन है ये होता है गर्भाशय में। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो बच्चा होता है वो आपको यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा। तो जब बच्चे को जन्म होता है तो बच्चा यहाँ से होकर के आपके वजाइना के रास्ते बाहर आता है, और उस समय जो ये यूटेरस होता है ये बच्चे को फोर्स करता है, यहाँ पर आपके संकुचन होता है और उसी के कारण बच्चा लेता है जन्म। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी?
देखिए जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो उस समय आपके वायुमंडल में O2 नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले आपके पृथ्वी के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन था, अमोनिया था, लेकिन उस समय आपका ऑक्सीजन नहीं मौजूद था। साइनोबैक्टीरिया आता है, फिर ये आपके प्रोड्यूस करना शुरू करता है पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से आपका कौन सा तत्व है जिसके 3 कक्ष पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल का 18वां वर्ग है, यानी कि 18वां ग्रुप है, इसमें सारे आते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की खास बात ही यही होती है कि इनके आपके सारे सेल पूरी तरीके से भरे होते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 3 सेल किसके भरे होते हैं, तो ये होता है ऑर्गन। आर्गन के बारे में आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2,8,8, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वस्तु को जब डैश डैश रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि को बनाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो वस्तु होती है इसको हम लोग F और P के बीच में रखते हैं। कहाँ पर? F और P के बीच में रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा मुख्य रूप से ये 6 प्रकार की इमेज बनाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। आपसे कहा गया है कि जो छवि है वो बनेगी आभासी, यानी कि ये वर्चुअल होता है। और जब भी हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जहां पर आपका बनता है वर्चुअल इमेज। बाकी सारे में आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, ये हो गया, ये हो गया, इन सभी में बनती है रियल इमेज। तो एक ही कंडीशन है, जब आप लोग ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख देंगे तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। वस्तु से आपकी बड़ी इमेज बनती है और ये बनती है मतलब लेंस के दूसरे साइड में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2020 अप्रैल हमने पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संजय कोठारी। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे जो CBC हैं इनका नाम है सुरेश एन पटेल। CBC यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन की बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में ये जो आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसका गठन किया गया था। तो संजय कोठारी प्रेजेंट में है, उस समय थे संजय कोठारी उस समय थे, सुरेश एन पटेल हमारे करंट में है। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए BRO ने 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। तो ये जो सुरंग है ये बनी है उत्तराखंड में। कहाँ पर बनी? उत्तराखंड में बनी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो टनल है 440 मीटर इसकी टोटल लंबाई है, नाम इसका है चंबा टनल, और ये आपकी बनी है उत्तराखंड में। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में आप लोग किसका उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग वनस्पति तेल की बात करते हैं तो यहाँ पर यूज किया जाता है निकल का। किसका यूज होता है? निकल एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैट है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है, निकल को हम लोग कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं और इसमें दिया जाता है आपका हीट। तो फिर आपके बन जाएगी वेजिटेबल घी यानी कि सैचुरेटेड फैट। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको लगाना पड़ेगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज भाई साहब का प्रिंसिपल। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा पानी हो गया और यहाँ पर हमारे पास में कोई वस्तु है। अगर हमारी जो वस्तु है ये काफ़ी भारी है, यानी कि इसकी डेंसिटी आपके पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में वस्तु हमारी पानी में डूब जाएगी। पहले स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वस्तु पर पानी का जो ऊपरी प्रणोद है वो वस्तु के भार से कम है।
दूसरे में कहा जा रहा है कि वस्तु पर पानी का जो ऊपरी प्रणोद है वो वस्तु के भार से अधिक है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर वस्तु हमारी डूब रही है तो कहीं ना कहीं जो पानी के द्वारा वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है वह वस्तु के भार से कम है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा ए नहीं जी, ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। सी क्यों होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु पर पानी का जो ऊपरी प्रणोद है वो वस्तु के भार से अधिक है। देखिए अगर पानी का बल आपका ज़्यादा होगा यानी कि अपर थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में जो वस्तु है वो आपकी डूबेगी नहीं। तो तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। चौथा बिल्कुल सही है कि पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है, तभी हमारी ये वस्तु पानी में डूब रही है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे ध्यान से करेंगे तो कर ले जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। देखिए इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इस ऊतक का नाम होता है आपके जाइलम। क्या नाम होता है? जाइलम होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये हमारे पौधों में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के प्रकार होते हैं। जब हम लोग यहाँ पर जाइलम की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का वस्कुलर टिश्यू होता है और ये मुख्य रूप से आपके डेड सेल से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। तो भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात हुई है। सिंपल सा प्रश्न है, इसका नाम है खेल। और आपको ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2020 में आपके हुए थे तीसरे संस्करण गुवाहाटी में। 2021 में जो चौथा संस्करण होना था वो हरियाणा के पंचकुला में होना था, लेकिन अब ये होगा 2022 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि खेल होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। आयरन चांसलर की बात करें तो ये कहा जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को। किसको? ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इनको आयरन चांसलर कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसने कहा था कि जर्मनी एक आपका महान पावर तभी बन सकता है जब यहाँ पर खूनी लड़ाई हो, यानी कि लड़ाई लड़ी जाए और आपके लोहे का प्रयोग हो, यानी कि हम लोग लड़ाई वगैरह करेंगे तो इसी से जर्मनी बन सकता है महान। तो नाम इनका है ऑटो वान बिस्मार्क। सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुरा अस्त ग्रंथि से होने वाला जो स्राव है ये डैश डैश में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिएगा जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन होता है तो ये आपके प्रवेश करता है यूरेथ्रा में। ठीक है, यूरेथ्रा में प्रवेश करता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका से हमारी त्वचा बनी होती है। आपको ये पता ही होगा कि जो हमारी स्किन होती है ये आपके शरीर की सबसे बड़ी टिश्यू होती है और ये बनी होती है अधिचर्म कोशिका से। किससे? एपिडर्मल सेल से बनी होती है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्सैलिक एसिड मुख्य रूप से आपको मिलेगी टमाटर में। किसमें है? टमाटर में मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। चींटी के डंक की बात करते हैं तो इसमें आपको मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिलती है। उसी प्रकार से इमली की बात करें तो इसमें आपको टार्टरिक एसिड मिलती है। खट्टे दूध की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है लैक्टिक एसिड। तो नाम सारे ध्यान रखिएगा। सी होगा फिलहाल यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपकी नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई है इसमें किसका लेप लगा होता है। तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई की बात करते हैं, इसमें लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। तो फिलहाल ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि टेफ्लॉन एक सिंथेटिक केमिकल होता है जो कि कार्बन और फ्लोरीन से मिलकर के बना होता है और इसी का हम लोग यूज करते हैं आपकी नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़े की अगर हम लोग बात करें ये बनाया जाता है आपके मोरेसी कुल से। किसके? मोरेसी कुल का जो हमारा पौधा होता है इससे बनता है टापा कपड़ा। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, पौधे का नाम क्या है? तो पौधे का नाम है पेपर मलबेरी। क्या नाम है? पेपर मलबेरी आपके पौधे का नाम होता है और इसकी फैमिली का नाम होता है मोरेसी। ये आप देख सकते हैं ये मोरेसी होती है जो कि फैमिली है। मुख्य रूप से ये जो आपके पौधे होते हैं एशिया के साथ साथ ताइवान, चाइना, जापान, कोरिया इन सभी रीजन में देखने को मिलते हैं। मतलब एशिया के इन सारे रीजन में मिलते हैं
बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो देखिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आपके उस समय दोनों थे नरेंद्र सिंह तोमर साहब, लेकिन अब ये सिर्फ आपके ग्रामीण विकास मंत्री ही हैं। लेकिन अब ये आपके ग्रामीण विकास मंत्री नहीं हैं, ये केवल किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के जो मंत्री हैं उनका नाम अब हो चुका है, वो क्या नाम है, गिरिराज सिंह, याद होगा आपको। तो जनवरी 2021 का पूछा है तो उस समय के लिए उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? ये पुस्तक आपके 2 एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, 2021 की पुस्तक है और इसको लिखा है आर कौशिक ने। किसने लिखा है? आर कौशिक ने। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? देखिए, कोई वस्तु कब चमकती है? जब उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही हो उस लाइट को वो एब्जॉर्ब करे और बाद में उस लाइट को बाहर निकाल ले। तो ये प्रॉपर्टी होती है आयोडीन के पास। आयोडीन युक्त नमक जो आपने होता है वही आयोडीन होता है ये। तो आयोडीन के ऊपर मान लीजिए अगर आप लोग लाइट गिराते हैं तो ये जो लाइट होती है इसको आपका आयोडीन एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में जब ये मतलब एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को बाहर निकालता है तो इसीलिए आयोडीन हमें चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में कि डैश डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा करेक्ट। यांत्रिक ऊर्जा में आपकी 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न है कि मंदन डैश डैश है। तो मंदन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब ही होता है धीमा करना, और आपको पता ही होगा कि जब हम लोग गाड़ी को रोकते हैं तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि वेलोसिटी को वो धीरे धीरे कम करता है। तो मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वन इंडियन गर्ल नाम की पुस्तक है इसको लिखा है चेतन भगत ने। तो चेतन भगत की पुस्तकें आपके कई बार पूछ ली जाती हैं। एक भारतीय लड़की इस पुस्तक का हिंदी में नाम है और इसको लिखा है चेतन भगत ने, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी चेतन भगत की ये सारे पुस्तकें हैं, जैसे कि आधी गर्लफ्रेंड इनकी पुस्तक है, वन अरेंज मर्डर है, एक भारतीय लड़की है, 2 स्टेट्स है। इनमें से कई सारी बुक के ऊपर मूवी भी बन चुकी हैं, तो एक बार जरूर इन सभी को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, किताब पढ़ने को मैंने आपसे नहीं बोला है, मैंने आपसे पूछा है, कहा है कि इन बुक के नाम पढ़ लीजिएगा। नहीं पता लगे आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सारी किताबें पढ़ने लगे। हाँ, इंटरेस्टिंग होती हैं इनकी किताबें, लेकिन आपको फिलहाल ये नहीं पढ़ना है। आपको इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार है ये डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 390 ईस्वी तक गुजरात तक अपने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम लोग ग्रीन ऑस्कर की बात करें, ये आपका होता है व्हिटली अवार्ड। क्या नाम है? व्हिटली अवार्ड इसका नाम है। ऑप्शन फिलहाल हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आपको याद ये भी रखना है कि इस साल का जो व्हिटली अवार्ड है वो हमारे यहाँ के एक नागालैंड के चर्च के कर्मचारी हैं जिनका नाम है वाई नुगलू फोम। क्या नाम है? वाई नुगलू फोम नाम है। तो उनको आपके दिया गया है। ये जो पुरस्कार होता है ये व्हिटले फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, जो भी आपके नेचर कंजर्वेशन के क्षेत्र में करते हैं कार्य। तो ध्यान रखिएगा, इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, चौथा अध्याय मतलब चौथे पार्ट की बात की गई है और ये रिलेटेड है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आर्टिकल 36 से 51 तक के जो प्रोविजन है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आयरलैंड से हमने इसको लिया हुआ है। डी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर है जो कि साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत ही आसान सा और बच्चों वाला प्रश्न है।
इस शहर का नाम है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं साबरमती नदी की, तो आपको पता होना चाहिए अरावली से ये निकलती है, उसके बाद में गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ये अपना जल गिरा देती है। अगला प्रश्न है कि गुरमीत सिंह ये हमारे कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? गुरमीत सिंह नाम से आपको लगेगा हॉकी के हैं, लेकिन हॉकी के ये खिलाड़ी नहीं हैं, ये हमारे हैं रेस वॉक के खिलाड़ी। किसके हैं? रेस वॉक यानी कि स्प्रिंट रनर थे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। जब भी स्प्रिंट रनर की बात हो तो ये सारे नाम जो आपके सामने हैं इनको जरूर याद रखिएगा, जैसे कि पीटी उषा हो गई, हिमा दास हैं, दूती चंद हैं, मिल्खा सिंह हैं, मोहम्मद अनास याहिया हैं, अविनाश आपके सवी हैं, एडले सुमारीवल्ला हैं। तो ये सारे नाम हो जाएंगे जिनसन जॉनसन हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? तो आंध्र प्रदेश के राज्य पशु की बात की गई है और ये आपका है ब्लैक बैक। हाँ, ये ब्लैक बैक वही होता है जिसका शिकार किया था सलमान खान ने। कृष्ण मृग इसे कहा जाता है और ये आपके पंजाब और हरियाणा का भी राजकीय पशु है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट। बाकी एक सिंह वाले गैंडे के बारे में आपको पता होगा, ये असम का राजकीय पशु है। उसी प्रकार से बैल की बात करते हैं तो ये जो बैल है ये आपके गोवा का होता है, ऑक्स कहा जाता है। जेमिनी की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का भी है, बिहार का भी है और नागालैंड का भी है। तो सारे नाम ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नाम इनका है राजीव गांधी। ध्यान रखिएगा टोटल हमारे देश के 6 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राजीव गांधी आपके यहाँ पर मरणोपरांत प्राप्त किए थे और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। तो 2 प्रधानमंत्री को मरणोपरांत मिला है। ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं इन 6 के नाम मैंने लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आधात वर्धनीय धातु कौन सी है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि इन सभी में से सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है गोल्ड। चाहे हम लोग डक्टिलिटी की बात करें या मैलिएबिलिटी की बात करें, दोनों सबसे ज़्यादा आपको गोल्ड यानी कि सोने में मिलेंगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। डक्टिलिटी का मतलब होता क्या है? देखिए, जब हम लोग डक्टिलिटी की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोग किसी वायर से यहाँ पर बनाते हैं तार, और उसी प्रकार से अगर हम लोग मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं उस मेटल से शीट। तो शीट बनाएंगे तो मैलिएबिलिटी होता है, अगर हम लोग तार बनाएंगे तो ये होता है डक्टिलिटी। तो पीरियोडिक टेबल में आपके जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल हैं ये होते हैं गोल्ड और सिल्वर। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा ये गोल्ड में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो इन पदार्थ की अवस्थाओं की संख्या है 5। कौन कौन सी? तो आपकी सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई और गैस हो गई। तो ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। इसके बाद में एक होता है हमारा प्लाज्मा जो कि आपको सूर्य में मिलता है, और एक आपका है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं अभी तक ज्ञात हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने एक और सेट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपको ये सेट कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स हालांकि उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, और जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न है बिल्कुल PYQ से हैं। करंट अफेयर मैं वही करवाता हूँ जो आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।